सुप्रभात बच्चों। मैं पीएस राजपूत, वरिष्ठ व्याख्याता वाणिज्य संकाय, आज आपके सामने कक्षा 12 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट किसी इकाई है 3। शीर्षक है नए साझेदार का प्रवेश सवाल मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पार्ट 4 ये आपके सामने है। अभी आपने देखा कि प्रश्न कैसा है। प्रश्न को मैंने पहले डिस्प्ले करके आपको दिखाया। ये प्रश्न वर्ष 2009 में आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ ईयर डाल रखा है, लास्ट में ये लिखा है 2009 के बी सेट में पूछा है। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2009 तक जो बोर्ड एग्ज़ाम होता था उसमें जो पेपर आते थे सेट में आते थे, बी सी डी 4 सेट आते थे। तो मैंने जितने भी वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, वीडियो में जो सवाल आपको बता रहा हूँ या मैंने जो नोट्स बना के डाले हैं, वो सारे वो क्वेश्चन हैं जो 2009 से लेके आज तक अर्थात 2020 तक जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए हैं उन्हीं का मैंने हल तैयार किया है। तो आशा है ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आप उसका पूरा समय पर लाभ उठाएंगे परिस्थितियों को देखते हुए। तो चलिए आज मैं अब प्रश्न क्रमांक 13 है, ये प्रश्न क्रमांक 13 के रूप में पूछा गया था 2009 में। 2009 का यदि आपके पास प्रश्न पत्र है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो नाम बदले हो सकते हैं, नाम मैंने बदल दिए हों लेकिन राशियाँ वही हैं। बैलेंस शीट श्योपुर के ए और बी की है और ये 3-2 में लाभ हानि बांटते हैं। 3-2 का मतलब हो गया 3/5, 2/5 साझेदार हैं ए और बी। इनकी चिट्ठा जो 31 दिसंबर 2008 को इस तरह दिया है। लेनदार 30,000 के हैं आपके, और जो आपके कहने चाहिए पूंजी जो है आपकी ए की पूंजी जो है 30,000 है, बी की पूंजी 20,000 है। टोटल पूंजी जो आपकी हो गई कितनी हो गई आपकी 50,000। इसका जोड़ हो गया 80,000। भवन 20,000 का है, मशीनरी 9,000 की है। देनदार 45,000 के हैं जिसमें आयोजन 8,000 का है, तो नेट 37,000 के हो गए। विनियोग 8,500 का है और रोकड़ 5,500 है, टोटल 80,000। ये बैलेंस शीट को लेकर के उन्होंने सी नाम के व्यक्ति को प्रवेश दिया है। ये बैलेंस शीट है। प्रवेश के सवाल में जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो उसके पास पुरानी बैलेंस शीट हमें उसको दिखानी होती है। पुरानी बैलेंस शीट को लेकर ही वो प्रवेश करता है। अब उसके लिए जो शर्तें रखी हैं वो देखो कौन कौन सी हैं बच्चों। 1 जनवरी 2009 ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2008 की है। 1 जनवरी 2009 को सी को इन शर्तों पर प्रवेश दिया गया है। सी को लाभ का भाग 1/3 दिया जाएगा, 1/3 भाग हिस्सा प्राप्त करेगा। यदि बच्चों में केवल इसका अनुपात निकालने को कहें तो आप कौन सी विधि का पालन करेंगे। यहाँ कुछ नहीं दिया है कि सी किससे हिस्सा ले रहा है, तो अर्थात ये माना जाएगा कि सी को हिस्सा देने के बाद ए और बी अपना अनुपात 3-2 जोंका तो रखना चाहते हैं। 3 हिस्सा ये रखेगा और 2 हिस्सा ये रखेगा, 3-2 के अनुपात पर लेंगे ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अर्थात आपको क्या करना है, माना कि लाभ 1 है, 1 में से 1/3 घटा देंगे तो आपका 2/3 बचेगा और 2/3 में 3/5 और 2/5 का गुणा कर देंगे। लास्ट में जाकर हर बराबर कर लेना तो अनुपात आ जाएगा। अनुपात पूछा नहीं है लेकिन आप अलग से ज्ञात करना चाहें तो प्रैक्टिस के बतौर कर सकते हैं। क्या करना होगा, पूरे लाभांश को 1 मानेंगे, 1 में से 1/3 घटाएंगे, सी के हिस्से को तो बचेगा कितना आपका 2/3, और इस 2/3 में पुराने साझेदारों का जो हिस्सा है, ए का हिस्सा निकालने के लिए 2/3 में 3/5 का गुणा कर देना और बी का हिस्सा निकालने के लिए 2/3 में आप 2/5 का गुणा कर देना और तीनों के हर बराबर कर लेना तो आपका अनुपात आ जाएगा। ये तो रही बच्चों अनुपात की बात। अनुपात भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आप हर सवाल को पूरा करके देखें, उसमें जनरल एंट्रियाँ भी करें, अनुपात निकालना भी देखें, पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाएं और फिर पूंजी खाता भी बनाएं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न किस रूप में पूछा जाए ये पहले से तय नहीं होता है। अनुपात का एक सवाल अलग आता है, पुनर्मूल्यांकन का एक सवाल अलग आता है, पूंजी खाते का भी पूछ लेते हैं, कई बार दोनों भी पूछ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता दोनों तैयार करने को कहा गया है। और ये 5 नंबर का इस इकाई में से एक क्वेश्चन आता है, एक 4 का भी आता है, एक 5 का भी आता है। नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर पूंजी वो 12,000 रुपये लाएगा और ख्याति के 9,600 रुपये लाएगा।
पूंजी बच्चों सीधे सीधे सी के पूंजी खाते में चली जाती है। नए साझेदार के प्रवेश के खाते में, उसके पूंजी खाते में हम क्रेडिट में बाय रोकड़ खाता करके 12,000 रुपये लिखेंगे। ख्याति बच्चों 9,600 रुपये ला रहा है, इस ख्याति को हम 3:2 में बांट देंगे। जब यदि प्रश्न में ये नहीं दिया होता है कि बच्चों की नए साझेदार को हिस्सा देने के बाद पुराने साझेदार अपना अनुपात कैसे रखेंगे, तो ये माना जाता है कि पुराने अनुपात में वो लाभ हानि बांटेंगे। अपना पुराना अनुपात जो का तो रखना चाहेंगे तो उनको ये जो ख्याति की राशि है वो उनके त्याग के अनुपात में ही उनको बांटी जाती है। तो यहाँ पुराना अनुपात रखने का तात्पर्य ये हो गया कि वो 3:2 में ही त्याग कर रहे हैं। ये हम हमेशा आपको प्रश्न में याद रखना है। यदि प्रश्न में ये नहीं दिया है कि पुराने साझेदार नए साझेदार को कितना त्याग कर रहे हैं, तो हमेशा ये माना जाता है कि वे अपना अनुपात जो का तौर रख रहे हैं। इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि वो अपने पुराने ही अनुपात में त्याग कर रहे हैं। तो 9,600 का 3/5 ए को मिलेगा और 9,600 का 2/5 बी को मिलेगा। तो ये और बी के पूंजी खाते में ये क्रेडिट कर देंगे अपन। अब आगे दिखाएंगे हम पूंजी खाते में मैंने कैसे क्रेडिट किया है। तो पहले मैं पूरे प्रश्न को आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये अनुपात की बात हो गई। पूंजी सीधी सीधी सी के पूंजी खाते में चली जाएगी, बाय रोकड़ खाता करके सी के पूंजी खाते में लिखेंगे। ख्याति की राशि को आप 3:2 में बांट देंगे, 3/5 2/5 कर देंगे। तो 3/5 जो हिस्सा आएगा वो ए को मिलेगा और 2/5 हिस्सा आएगा वो बी को मिलेगा। क्योंकि प्रश्न मौन है, प्रश्न में नहीं लिखा है कि कौन साझेदार कितना त्याग कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि वे अपने ही अनुपात में त्याग कर रहे हैं। अब पुनर्मूल्यांकन पे आ जाते हैं बच्चों। भवन का मूल 30,000। तो आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में जो भवन का मूल है बच्चों कितना दिया है 20,000 और नया मूल कितना हो रहा है 30,000, अर्थात 10,000 की वृद्धि हो रही है। नवीन भवन का मूल जो होगा वो 30,000 होगा। वृद्धि हो रही है तो उसको पुनर्मूल्यांकन खाते के हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, क्रेडिट में लिखेंगे। इस राशि को ये 30 नहीं लिखाएगा ना 20 लिखाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये ध्यान हमेशा रखना है। पुनर्मूल्यांकन खाते में जो राशि कम या ज़्यादा हुई है, संपत्ति के मूल्य में कमी या वृद्धि जो हुई है वो राशि लिखी जाती है। तो ये 10,000 रुपये जो लिखे जाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाते में अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है भवन खाता करके 30,000। ठीक है, आप पीछे आ जाते हैं फिर से। मशीनरी का मूल 8,000 रुपये। तो अपन मशीन का मूल देखते हैं कितना दिया है बच्चों। मशीन का मूल 9,000 दिया है, 8,000 हो गया, अर्थात 1,000 कम हो गया। तो जो 1,000 रुपये जो है आपने को कहाँ लिखना है, ये डेबिट में आएंगे, हानि हो रही है तो मशीन खाता करके 1,000 रुपये लिख देंगे। क्लियर, ये ऐसा हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें, क्या समायोजन करना है अपने को। फिर अगला समायोजन है डूबत ऋण के लिए आयोजन 2,000 रुपये से कम कर दिया जाए। ये ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ देखो डूबत ऋण कितना दिया है आपका 8,000 है, इसको 2,000 रुपये से कम करना है, अर्थात इसका अगली वैल्यू 6,000 रखना है। समझ जाए इसको, ठीक ढंग से समझ लें। ये 8,000 का है, अब इसको 2,000 कम करना है। तो ये दायित्व है। देनदारों पर जो आयोजन होता है एक तरह का दायित्व होता है, और दायित्व में कमी करना मतलब फर्म के लिए आय होना। कितना कम करना है, 2,000 रुपये कम करना है, अर्थात इसको पुनर्मूल्यांकन खाते के बच्चों कहाँ लिखेंगे, 2,000 रुपये को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे डूबत ऋण आयोजन। ये आयोजन वाला जो समायोजन होता है इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कि इसकी राशि हमें कहाँ लिखनी है। यदि ये बढ़ रहा होता है तो इधर तो कभी ये बढ़ता है और कभी घटता है। तो यदि इसमें वृद्धि हो रही है तो अर्थात दायित्व बढ़ रहा है, हानि होगी इसको डेबिट में लिखेंगे, और ये कम हो रहा है तो फिर इसको क्रेडिट में लिखना है। ये बात आपकी क्लियर हो गई बच्चों। अब अगला समायोजन क्या दिया है, देखिए अगले समायोजन के विषय में ये लिखा है कि विनियोग का बाजार मूल्य 6,500 है जो बी द्वारा लिए गए। इसमें दो चीज़ें काम करना है आपको, दो काम करना है। पहले तो विनियोग का बाजार देखेंगे, विनियोग कितने के दिए हैं पुस्तकों में आपके 8,500 के हैं और अब 6,500 के हो गए, अर्थात 2,000 रुपये की कमी हो गई। 2,000 रुपये 8,500 में से 6,500 आप घटाएंगे तो ये पुनर्मूल्यांकन खाते में आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। ये विनियोग खाता आ गया है। ठीक, एक काम तो ये करना है। फिर इस विनियोग को रिवॉल्यूशन होने के बाद अर्थात 6,500 होने के बाद बी खरीद रहा है, तो जब हम पूंजी खाता बनाएंगे बच्चों तो पूंजी खाते में क्या करेंगे, इसको पूंजी खाते में बी के खाते में विनियोग करके इसको डेबिट में लिख देंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है विनियोग खाता करके, अर्थात अब नई फर्म में विनियोग नाम की चीज़ नहीं बची है। कई बार ऐसा होता है कोई संपत्ति दायित्व का रिवॉल्यूशन होने के बाद कोई साझेदार उसको खरीद लेता है तो इतने से उसकी पूंजी बी की कम हो जाएगी। यहाँ बी के पूंजी खाते में लिखूँगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, क्या करना है
कि जो विनियोग है, विनियोग के दो समायोजन करना है। एक पुनर्मूल्यांकन खाते में इसकी वैल्यू कम हो रही है, 8.5 से 6.5 हो रही है, तो 2,000 रुपये डेबिट में लिखना है और फिर ये विनियोग बी द्वारा लिया जा रहा था, अर्थात इसमें दो समायोजन। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा प्रश्न हो जाता है। आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, पूंजी खाता बनाना है। 2009 के बी सेट में पूछा गया ये प्रश्न। तो अब देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता मैंने समझा ही दिया, बन गया। ये देखो भवन का मूल 10,000। ये ध्यान रखना है कि संपत्ति की कीमत में जो डिफरेंस हो रहा है वो, यदि संपत्तियाँ की कीमत बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, घटती है तो डेबिट करते हैं। मशीन की कीमत घट रही है इसलिए इसको डेबिट कर रहा हूँ, या भवन की कीमत बढ़ रही है इसलिए इसको क्रेडिट। दायित्व की कीमत घटती है तो क्रेडिट करते हैं और बढ़ती है तो फिर डेबिट कर देते हैं, दायित्व बढ़ता है तो। यहाँ विनियोग देखो घट रहा है, विनियोग 8.5 का था और 6.5 का बचा है, तो 2,000 रुपये की पहले कमी हुई। करने के बाद बच्चों फिर क्या करते हैं, ये जिस संपत्ति और दायित्व के नाम में कमी वृद्धि होती है उसी नाम से लिखा जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र का खाता है, ये नए साझेदार के प्रवेश और अवकाश ग्रहण के समय तैयार किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये भवन में हो गया, इसमें हो गया। अब इसका जोड़ लगाते, इस साइड का जोड़ 12 हो गया, 12 में से 3 घटाए तो 9 बचे। और जो पुनर्मूल्यांकन से लाभ है बच्चों, इसको पुराने साझेदारों में बांट देंगे अपन, 3/5 और 2/5 बांट देंगे। तो 9,000 का 3/5 यदि आप निकालेंगे तो 5400 रुपये आएगा और ये 3600 रुपये आएगा। 5 का भाग लगाएंगे तो ये 180 बार जाएगा, इसमें देखेंगे अपन 1800 हो गए, और 18 में अपन 3 का गुणा करेंगे तो 5400 होंगे, और 5 का भाग लगाएंगे तो ये 1800 और 18 दूनी 36 हो गया। ये पूंजी खाते में क्रेडिट में जाएगा, और लाभ है तो क्रेडिट में और हानि है तो डेबिट में। अभी पूंजी खाता आगे मैं बताऊंगा। तो ये पुनर्मूल्यांकन के नाम से मैंने साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा हुआ है, इसको पुनर्मूल्यांकन खाता है। छोटा सा सवाल ज़रूर आता है बच्चों बोर्ड परीक्षा में, आप पिछले 2009 से लेके या उससे पहले के भी आप पेपर देखेंगे तो एक पुनर्मूल्यांकन का सवाल सामान्यतः हर साल पूछा ही जाता है। तो सिंपल सा होता है, इसमें कोई कठिन काम नहीं होता है। संपत्तियों की कीमत यदि बढ़ जाए, यहाँ ये ध्यान रखना है, बढ़ी हुई कीमत को क्रेडिट में लिखना है और घटी हुई कीमत को डेबिट में लिखना है। कोई दायित्व यदि घटता है तो लाभ होता है क्रेडिट में, और दायित्व बढ़ते हैं तो डेबिट में लिखना है। फिर इसका शेष निकाल लेते हैं। शेष यदि क्रेडिट है तो लाभ दर्शाता है और डेबिट है तो हानि दर्शाता है। पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि हमेशा बच्चों पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। ये ओटी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। पुनर्मूल्यांकन से लाभ पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिवाइडेड किया जाता है। तो ये बच्चों आपका पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये कैसे आया, पहले आपका जो भवन है 20 का था वो 30 का हो गया, 10,000 वृद्धि हो गई। संचय 2,000 कम करना है। मशीनरी जो 9 की थी वो 8 की बची है आपकी, 1,000 कम हो गया है। देखो प्रश्न में लिखा है 8,000 रखने के लिए रखा जाए, और विनियोग जो 8,500 के थे वो 6,500 के हो गए। ये ध्यान रखना है, विनियोग के दो समायोजन हैं, एक समायोजन आपको यहाँ करना है और एक पूंजी में उसको ले जाना है। आप पूंजी खाता देखते हैं बच्चों, ए और बी की पूंजी कितनी दी है, 30,000 20,000। जब पूंजी खाता बनाते हैं तो पहले अपन पुराने साझेदारों की पूंजी उतार लेते हैं, शेष नीला करके रोकड़ के नाम से इतना भी इसका शेष दिया है। तो ए की पूंजी और बी की पूंजी आप पुरानी बैलेंस शीट में मिलेगी, ये हमेशा पुरानी बैलेंस शीट आपके सामने ये पहले से देख रहे हैं आप, ये बनी हुई है, ये पूंजी आ जाएगी, ये पूंजी में जाएगी। हाँ, लेनदारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये जो के तो बने रहेंगे। रोकड़ में परिवर्तन होता है, हमेशा नए साझेदार प्रवेश करता है, बढ़ जाती है, इसमें परिवर्तन हो गया। जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो लेनदार जो के तो लिखेंगे, पूंजी खातों के जो शेष आएंगे वो लिखेंगे। भवन 30,000 का हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा। फिर आपके ये 45 में से 6 घटेंगे तो 39 हो जाएंगे। विनियोग नहीं रहेंगे, विनियोग को बी ने खरीद लिया इसलिए विनियोग यहाँ से हट जाएंगे नई बैलेंस शीट में। और रोकड़ कौन सी आएगी, जो पूंजी नगद आ गई है, पूंजी की राशि और ख्याति की राशि वो प्लस हो जाएगी। कैसे देखिए आप, अपन पूंजी खाते पर आ जाते हैं। पूंजी खाते की मैं बात कर रहा था, ये नया साझेदार पूंजी लाया है तो बाय रोकड़ खाता करके 12,000 सीधा सीधा लिख दिया मैंने। ये प्रीमियम की राशि मैंने बांट दी ख्याति की राशि को, जो ख्याति की राशि 9,600 है, 9,600 गुणित 3/5 एक हिस्से में, 9,600 गुणित 5 बटे बी के हिस्से में।
यहाँ प्रीमियम शब्द लिखा जा सकता है या रोकड़ खाता शब्द लिखा जा सकता है, दो में से कोई एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं बच्चों। ख्याति को प्रीमियम के नाम से जाना जाता है, प्रीमियम खाते के नाम से जाना जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी कहते थे बहुत सारे लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख देते हैं, कैश अकाउंट भी लिख देते हैं, एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे। ये पुनर्मूल्यांकन से लाभ मैंने आपको बता ही दिया था, वहाँ 5436 रुपये का है। ये 9600 गुणित 3/5 और ये 9600 गुणित 2/5। प्रीमियम पर हमेशा बच्चों नए साझेदार के प्रवेश और पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, जो साझेदार त्याग करते हैं। हाँ, यदि ये त्याग कर रहा होता तो ए के खाते में आता, बी त्याग कर रहा होता तो बी के खाते में आता, आधा आधा त्याग कर रहे होते तो 9600 का आधा आधा बांट। जिस अनुपात में साझेदार त्याग करते हैं उसी अनुपात में हमेशा ख्याति की राशि को बांटा जाता है। पुनर्मूल्यांकन से लाभ है, यदि हानि होती तो चला जाता है। अब विनियोग के विषय में एक दूसरा समायोजन दिया कि विनियोग का रिवैल्यूएशन हो जाने के बाद बच्चों इसको बी ले रहा है, इसलिए विनियोग खाता डेबिट था, बंद होने पर बी का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और विनियोग खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये पूंजी खाता बन जाता है। जब पूंजी खाते में सारी एंट्रियाँ हो जाती हैं तो फिर उनका शेष निकाला जाता है। यहाँ ये ध्यान और रखना है, यदि पुरानी बैलेंस शीट में सामान्य संचय, यहाँ देखो नहीं है सामान्य संचय या पुराना लाभ होता है तो वो भी पुराने साझेदारों में डिवाइडेड कर देते हैं पुराने अनुपात में, यहाँ दिया नहीं है। तो चलिए अपन कहाँ जाते हैं, पूंजी खाते में। पूंजी खाते में चलते हैं, जोड़ लगा लेते हैं। इसके पूंजी खाते का जोड़ जो हो रहा है कितना हो रहा है 41,160, इसके पूंजी खाते का जोड़ हो रहा है 27,440 और इसका हो रहा है 12। तो इधर इसका पूरा का पूरा शेष कितना रहेगा 41,160 रहेगा। चूँकि इसने विनियोग खरीद लिए हैं इसलिए 27,440 में से 6,500 हम घटा देंगे। यदि कोई डेबिट में राशि होती है पूंजी खाता बनाते समय उसको माइनस कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका 12,000। अब नई जो बैलेंस शीट आएगी बच्चों, नई बैलेंस शीट में ये वाली पूंजी लिखी जाएगी, ध्यान रखना। ए के पूंजी खाते में इतने, बी के में इतने और सी के में इतने। यदि हमें बैलेंस शीट बनाना है तो हमें बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, सीखना चाहिए। आगे की गतिविधि क्या होती है तो हमें पूरी प्रक्रिया मालूम होना चाहिए। एक मैंने लाइव वीडियो भी आपको बताया था, लाइव वीडियो में ये सारी प्रक्रिया आपको समझाई थी है। तो ये नई बैलेंस शीट में पूंजी तीनों साझेदार की ये और ये आएगी है। रोकड़ में ये दोनों राशियाँ जोड़ोगे, 12,000 ये जोड़ोगे 9,600, तो रोकड़ जो पहले से दी है उसमें ये प्लस हो जाएगा है। और विनियोग बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। तो अब आप देखें, पुरानी बैलेंस शीट को मैं चेंज कर रहा हूँ, पुरानी बैलेंस शीट को आप चेंज करेंगे तो आपके सामने नई बैलेंस शीट कैसी होगी। लेनदार जो के तो रहेंगे, यहाँ तीनों साझेदारों के पूंजी खाते के शेष आएंगे, ठीक है। भवन का मूल 30,000 रुपये लिखेंगे नए मूल पर। मशीनरी घट करके 8 की हुई 8,000 लिखाया जाएगा, ये घट करके 6 का हो गया 6 लिखाएगा। 45 में से 6 जाएंगे तो 39,000 यहाँ आपके बचेंगे। विनियोग यहाँ नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। रोकड़ कैसे आएगी, 12,000 पूंजी के जोड़ देना इसमें और 9,600 ख्याति के जोड़ देना, जो अमाउंट रहेगा और दोनों पक्षों का आप जोड़ लगाएंगे तो नई बैलेंस शीट बन जाएगी। तो आप इस सवाल की एक नई बैलेंस शीट बनाकर भी देख सकते हैं। नई बैलेंस शीट हमेशा पुरानी बैलेंस शीट को देख करके तैयार की जाती है। तो अच्छा सवाल है, मैंने सारी गतिविधियाँ प्रवेश से संबंधित सभी बता दी को, अनुपात भी बता दिया मैंने। कई बार बच्चों केवल ख्याति पूंजी का लेखा करना ही पूछ लेते हैं, कई बार केवल रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग पूछ लेते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से पूछने वाले पर ये निर्भर करता है कि वो आपसे क्या जानकारी जानना चाहता है, आपको कितना ज्ञान है, ये सब अपन सीखते हैं। तो ये पुनर्मूल्यांकन खाता हो गया, ये पूंजी खाता हो गया साझेदारों का। तो इस तरह से ये आपका 2009 में जो प्रश्न आया था वो क्लियर हो गया। आज के लिए बच्चों इतना ही है। यदि आपने नवांकुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, डिजी लेसन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। थैंक यू।